हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में 4th यूनिट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में समझेंगे। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको पूरा जो है आउटलाइन मिल जाए कार्बन और इट्स कंपाउंड्स की। कार्बन क्या है? कार्बन जो है एक ऐसा एलिमेंट है 14 ग्रुप का। अगर आप ध्यान से देखें, कार्बन जो है 14 ग्रुप में रखा गया है। हमारी पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें कार्बन जो है 14 ग्रुप में रखा गया है। और कार्बन जो है सबसे पहला एलिमेंट है 14 ग्रुप का। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये कार्बन रखा गया है। तो कार्बन को क्यों चुना गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो कार्बन जो है सबसे पहले चुना जाता है, क्योंकि उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, चेन बनाने का गुण, द टेंडेंसी टू फॉर्म ए चेन। तो कार्बन जो है चेन बनाने माने शेयरिंग करके चेन बनाता है। ऐसे कार्बन इस तरीके से शेयरिंग करता है, आपस में बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा क्यों है? तो कार्बन की जो प्रॉपर्टीज है उसमें सबसे पहले होती है कार्बन जो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है? कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब टू फॉर्म चेन। कार्बन चेन बनाने की टेंडेंसी रखता है। क्यों? इसका रीजन पूछा क्यों? तो रीजन ये है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है ड्यू टू हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ, ड्यू टू हायर बॉन्ड डिसोसिएशन, हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है, इसलिए कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा है। अब आप कह सकते हो सर सिलिकॉन में जो बॉन्ड बनेगा SI वो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, इसलिए उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी कम है। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन आउट ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट, जितने भी पीरियोडिक टेबल एलिमेंट है उसमें कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। क्यों इसलिए ज्यादा है? क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाइयर है। तो आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, द कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, द कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज हाइयर, व्हाई? ड्यू टू हाइयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है, इसलिए कार्बन जो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, तो ये पहली बात पता होनी चाहिए। और अगर पूछा जाए कार्बन और सिलिकॉन में किसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो कार्बन की, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन मजबूत बॉन्ड बनाता है। सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड से, समझ में आ गया? तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा हो गई? कार्बन की ज्यादा हो गई। और कार्बन किस ग्रुप में रखा गया है? 14 ग्रुप में रखा गया है। बच्चों, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की कार्बन की, तो कार्बन जो है टेट्रा वैलेंसी शो करता है। पहली प्रॉपर्टी कैटेनेशन, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? टेट्रा वैलेंसी शो करता है। तो टेट्रा वैलेंसी शो करता है, ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है। टेट्रा माने 4, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, क्योंकि इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4। समझ में आ गया? यानी 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन की चारों इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। ये 4 के चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए ये टेट्रा वैलेंट है। ओके, इसलिए इसकी वैलेंसी भी टेट्रा वैलेंसी कहलाती है। आपने पढ़ा होगा कार्बन में, जैसे आपने पढ़ा होगा एल्केन और एल्कीन और एल्काइन, ये 3 आपके हाइड्रोकार्बन है। ओके, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर आप ध्यान से देखो, एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n और एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2। यानी जो हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं मैं इस समय। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जानते हो? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला वाले।
वो 3 तरीके के हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। तो अगर हम यहाँ पर n बराबर 1 रखते हैं एक कार्बन, तो यहाँ मीथेन बन जाएगा। यहाँ n 2 से चालू होगा, तो यहाँ 2 रख देंगे, C2H4 आएगा। यहाँ पर n बराबर 2 रखेंगे तो C2H2 आएगा। यानी एल्कीन और एल्काइन के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए स्टार्टिंग में। यहाँ पर एक कार्बन से भी स्टार्ट हो सकता है। एक कार्बन को काउंट करते हैं तो मेथ कहते हैं। और एल्केन का सफिक्स होता है एन, एल्कीन का सफिक्स होता है इन, एल्काइन का सफिक्स होता है आइन। तो इसके नाम में एक कार्बन है जिसके नाम में एन जोड़ेंगे। मेथ माने प्रीफिक्स है, एक कार्बन को मेथ कहते हैं। अगर आपको एक बताओ, एक कार्बन को मेथ कहते हैं और 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं और 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। ये आप ऐसे पढ़ सकते हैं। अब एल्केन है तो ये देखिए एल्केन के फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है। कार्बन जितने होंगे उसके दुगने से 2 हाइड्रोजन ज्यादा होंगी। तो यहाँ पर ये मीथेन हो गया, इसके नाम के पीछे एन लगा दिया। ये फार्मूला दुगना है, 2 अगर कार्बन 2 है तो उसकी दुगने हाइड्रोजन है डबल। तो ये आपका हो गया एथ। एथ माने 2 कार्बन, कितने कार्बन है 2। इन माने डबल बॉन्ड, एथीन हो गया। इसमें कार्बन की संख्या भी 2 है तो एथ, और इसमें सफिक्स आइन लगेगा क्योंकि ये फार्मूला इस जनरल फार्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है। रख के देखो एक बराबर 2, 2 2 जा 4 में से 2 के 2 बचे यहाँ हाइड्रोजन। तो इसलिए ये एथ माने 2 कार्बन, आइन माने ट्रिपल बॉन्ड। एक पहचान है, एल्कीन में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ तो एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड जब लगाने की जरूरत नहीं। 4 हाइड्रोजन लगे हैं, चारों हाइड्रोजन कार्बन से शेयरिंग कर रहे हैं। गौर से देखिए, शेयरिंग कर रहे हैं। ये आपका मीथेन है। अब बताओ बच्चों, कार्बन की वैलेंसी 4 है, चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 है। That's why the property of carbon is a tetravalency। इसी तरीके से एथीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। मैंने बोला था एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर कितने बच्चे 2, यहाँ हाइड्रोजन एक शेयरिंग कर रहा है इस तरीके से, इधर भी शेयरिंग कर रहा है। अब बताइए, जो रूल होता है ऑक्टेट रूल होता है कि हर एटम अपनी वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, इनर्ट होना चाहता है। तो कार्बन के पास 4 थे, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 में एल्कीन का फार्मूला है तो कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होगा, बना लिया डबल बॉन्ड। तो 2 की शेयरिंग करा दी हमने। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 2 इधर बचे हैं तो 2 इधर हाइड्रोजन लगा दिए, 2 इधर बचे हाइड्रोजन लगा दिए। अब बताओ कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं। ये हो गया एथ प्लस इन बराबर एथीन। ओके, एथ क्यों बोला, कितने कार्बन है यहाँ पर 2, एथ प्लस इन एथीन हो गया। इसी तरीके से एथाइन में देखिए कार्बन 2 है, दोनों के बीच में आइन का फार्मूला आ रहा है। एल्काइन का तो ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग हो जाएगी। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर लगा है, एक इधर लगा है। अब बताओ, ये फार्मूला बन गया आपका एथ प्लस आइन एथाइन बन गया। ये एथ प्लस इन एथीन बन गया। ओके, तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 वैलेंसी होती, 4 शेयरिंग कर रही है, इसलिए टेट्रा वैलेंसी शो करता है। हाँ, इतना आपको पता होना चाहिए। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं खुली श्रृंखला वाले, सैचुरेटेड का मतलब है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो ओपन चेन कंपाउंड बनाते हैं, खुले ओपन चेन के, रिंग नहीं बनती, साइक्लाइजेशन नहीं होता है। तो इस तरीके से ये आपके हो गए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, टेट्रा वैलेंसी शो कर रहे हैं। अगर हम मीथेन की जगह पर हम एथेन ले लें, क्या ले लें, एथेन, तो एथेन में n बराबर कितना रखोगे, 2 रखिए तो C2H 2 2 जा 4 2 6 C2H6। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ना होकर कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। एल्केन है तो दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। बच्चों, कार्बन की वैलेंसी 4 होती, एक ने शेयरिंग कर ली तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे आउटर शेल के, बोलो
4 होते हैं ना आउटर शेल में, तो एक शेयरिंग कर लिया सिंगल बॉन्ड बनाने, 3 बचे, 3 में क्या लगा देंगे हम लोग, हाइड्रोजन लगा देंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी सबको पता है, मोनोवैलेंट होता है, एक वैलेंसी होती है। अगर आप ध्यान से देखें इस तरीके से यहाँ पर ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 8 प्लस इसमें सिंगल बॉन्ड लगा है तो एल्केन का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो इसका नाम हो गया एथेन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बच्चों बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो अगर आप एल्केन की बात करें, एल्केन में कोई पाई बॉन्ड नहीं होता है। जहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वहां पाई बॉन्ड होते हैं, जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां सिग्मा बॉन्ड होता है, इसलिए यहाँ पर सभी सिग्मा है। देखो एक एक की शेयरिंग कर रहे हैं, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए 6 और 1 7, टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड है एथेन में। अगर हम एथलीन में पूछें, एथीन में पूछें कि एथीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो देखो 1 सिग्मा 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 4 हो गए, और डबल बॉन्ड में पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है, तो यहाँ पर 5 सिग्मा हो गए। यहाँ पर कितने सिग्मा है, यहाँ पर 7 सिग्मा है, 0 पाई बॉन्ड है। बोलो यहाँ पर कितने सिग्मा है, 5 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। यहाँ देखिए सिग्मा सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में ऊपर नीचे पाई होगा, तो इसमें 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ में आ गया। हमेशा याद रखना, सबसे पहले पाई बॉन्ड नहीं बनता, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है ट्रिपल बॉन्ड में, और ऊपर नीचे जो बने 2 बॉन्ड और हैं जो वो पाई बॉन्ड कहलाते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये सिग्मा पाई बॉन्ड निकालना भी सीख गए हो। आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 3 तरीके के होते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन के जनरल फार्मूला पता चल गया है, और आप इस तरीके से आप प्रीफिक्स पता हो, और एल्केन का सफिक्स क्या होता है, एन, एल्कीन का इन, एल्काइन का आइन। समझ में आ गया। इस तरीके से आप जो है शो कर सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी है, क्योंकि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन चारों शेयरिंग कर रहे हैं। समझ में आ गया। इस तरीके से ये टेट्रा वैलेंसी हो गया है। नेक्स्ट है कार्बन की प्रॉपर्टीज की बात चल रही थी, तो कार्बन की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी पहली कौन सी बताई, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। दूसरी कौन सी बताई, टेट्रा वैलेंसी। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी हम बात करते हैं तो इसमें एलोट्रॉपिक फॉर्म करते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब होता है एलोट्रॉप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एलोट्रॉप्स। कार्बन के कई एलोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन 2 ट्रॉप्स मेन है, आपने सुना होगा। एक होता है एमॉर्फस एलोट्रॉप्स, एमॉर्फस, और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है अपरूप, जिसके रूप बताइए कार्बन किस रूप में पाया जाता है। एक एमॉर्फस है, एक क्रिस्टलाइन है। एमॉर्फस में आपका कौन कौन आ जाता है, कोयला आ जाता है, कोल है, चारकोल है। ओके, ये सब कोक है, चारकोल है, ठीक है। ये सब चीजें किसमें आती है, एमॉर्फस में। और क्रिस्टलाइन में आपने पढ़ा होगा, जैसे बहुत ही फेमस चीज है डायमंड कार्बन का एक ग्रुप है। दूसरा ग्रेफाइट भी इसका है। बुकमिनिस्टर फुलरीन्स आपने पढ़ा होगा, कार्बन 60 जिसे कहते हैं। समझ में आ गया, वो भी क्रिस्टलाइन में आ जाता है। तो जनरली हम लोग फेमस वर्ड यूज करते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। तो डायमंड जो होता है वो उसकी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होती है, ग्रेफाइट 2 डायमेंशनल होता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का सेमी कंडक्टर भी होता है, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करता है। सबसे कठोर कौन है, हार्ड डायमंड होता है। तो ये एलोट्रॉप्स के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं कि भाई एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करता है। कार्बन शोज एलोट्रॉपिक फॉर्म। देयर आर 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म, एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस में कोक है, तुम्हारा कोयला जिसे कहते हैं, चारकोल है, ये सब आएगा। और तुम्हारा क्रिस्टलाइन में डायमंड है, ग्रेफाइट है, बुकमिनिस्टर फुलरिन, कार्बन 60 है। इस तरह की चीजें आती है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। ठीक है, डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट हार्ड इतना नहीं होता है। डायमंड की स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होती है, ग्रेफाइट 2 डायमेंशनल होता है। ग्रेफाइट सेमी कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो बहुत सारी सेल में ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें, ये तीसरी प्रॉपर्टी कार्बन की थी, एलोट्रॉपिक फॉर्म बनाना। ओके,
तो पहली प्रॉपर्टी थी आपकी कैटेनेशन, दूसरी प्रॉपर्टी थी आपकी टेट्रावैलेंसी शो करता है, थर्ड प्रॉपर्टी एलोट्रोपिक फॉर्म शो करता है। ओके, नेक्स्ट है कार्बन के बारे में बात चल रही है, तो बताना चाहेंगे कि कार्बन से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में कार्य करते हैं। जैसे आपने सुना होगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके, क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स हैं। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ओके, इसी तरीके से कार्बन डाइसल्फाइड, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग सॉल्वेंट के रूप में करते हैं। इन सभी में कार्बन है कि नहीं है, बोलो, इन सभी में कार्बन है। तो ये किस रूप में यूज किए जाते हैं, यूज्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किस रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो चीज पानी में नहीं घुलती है वो इसमें घुल जाती है। ओके, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, कार्बन, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है, इसीलिए क्लोरोफॉर्म। और आपने सुना कार्बन डाइसल्फाइड। आपने एक बात और सुनी होगी, जो गैस रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल की जाती है जिसे हम फ्रियोन गैस कहते हैं, फ्रियोन गैस भी कार्बन होता है उसमें। फ्रियोन गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो आपके फ्रियोन कहलाते हैं। ये रेफ्रिजरेटर के रूप में फ्रिज में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये गैसें आसानी से लिक्विफाइड हो जाती है, इसलिए ठंडक पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है एज ए कूलेंट। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं फ्रियोन गैस की, इसका फार्मूला है CF2Cl2, ओके, या कह सकते हैं CFCl3। तो ये फ्रियोन गैस होती है, इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी है, देखिए ध्यान से। कार्बन की वैलेंसी बच्चों 4 होती है और फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। तो 2 फ्लोरीन लगा दिए हमने, 2 क्लोरीन लगा दिए, क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 होती है। तो बन गया आपका CF2Cl2। आपने पढ़ा होगा फ्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और क्लोरीन के भी आउटर सेल में 7 होते हैं, 1 चाहिए। तो 2 2 4 2 6 7, इसलिए 2 2 4 2 6 7, इनकी वैलेंसी हाइड्रोजन की, क्लोरीन की 1 है, इसलिए ये 4 वैलेंसी कार्बन की 4 टेट्रा वैलेंसी है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है घातक होता है, नुकसान करता है, ओजोन लेयर का विनाश करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम किया जा रहा है। और ये ग्रीन हाउस गैस भी है, कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी। तो कुल मिला के ये गैस इसलिए ठंडक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये गैस आसानी से द्रवित हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है, इसलिए फ्रिज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से कार्बन के बने हुए कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या बताई, कैटेनेशन, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई, टेट्रावैलेंसी, थर्ड प्रॉपर्टी एलोट्रोपिक फॉर्म शो करते हैं, चौथी प्रॉपर्टी कार्बन के कुछ कंपाउंड्स जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके, दूसरा कार्बन डाइसल्फाइड क्लोरोफॉर्म, इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन इंडस्ट्री। जो चीज वाटर में नहीं घुलती उसमें घुल जाती है। और तीसरा कार्बन से बना हुआ कंपाउंड, चौथा हमने बताया फ्रियोन होता है। फ्रियोन जो होता है आपको पता है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से कार्बन के इस तरीके से कई कंपाउंड्स होते हैं। और भी बताते हैं कंपाउंड्स, जैसे आपने सुना होगा विनेगर में 10% एसिटिक एसिड होता है। जो विनेगर होता है जिसका हम अचार में, पिकल्स में, अचार में हम प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं एसिड, और थोड़ा सा सोर करेक्टर खट्टापन होता है उसमें, तो ये इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या जल्दी से बताइए, एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। ओके, तो एसिटिक एसिड कॉमन नेम है। इसमें कार्बन है कि नहीं है, बोलो। कार्बन से बने हुए कंपाउंड कोई सी ले लीजिए, सभी में कार्बन जिसमें होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो एसिटिक एसिड हो गया। ओके, इसी तरीके से अल्कोहल का फार्मूला क्या है, C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल है। क्या है ये, एथिल अल्कोहल है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में यूज किए जाते हैं। जैसे ये एसिड है आपका, तो एसिटिक एसिड और अल्कोहल, एसिटिक एसिड और अल्कोहल दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो ईस्टर बनता है। क्या बनता है, ईस्टर बनता है। तो इस प्रोसेस को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ईस्टर के निर्माण में, यानी एसिड और अल्कोहल दोनों मिलाएंगे तो ईस्टर बन गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में मिलकर और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें एस्टेरिफिकेशन की,
तो एस्टरिफिकेशन तुम्हारे में बहुत ही इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स की, तो उसमें बहुत ज्यादा आता है। जैसे अब हम आपको बताएंगे कुछ कार्बन के कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि कार्बन में सबसे एल्केन एल्कीन एल्काइन तो हमने आपको बता ही दिया है, बोलो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसी तरीके से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताएं तो कार्बन से बना हुआ कंपाउंड कौन है, मेथेन। आपने पढ़ा होगा मेथेन क्या है, कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है मेथेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अगर हम इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराएं सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट होता है E बराबर H, तो एक H हट जाता है और एक Cl लग जाता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जिसमें कोई चीज हट जाती है दूसरी चीज आ जाती है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 वैलेंसी है, इसमें से हाइड्रोजन हट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। और क्लोरीन जानते हो, क्लोरीन डाई एटॉमिक एटम होता है क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो कहीं ना कहीं ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, HCl बन जाएगा और ये वाला Cl इस कार्बन इससे लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH3Cl। ध्यान से देखिए CH3Cl, ये बॉन्ड होता है शेयरिंग वाला, बन गया। इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। ये CH3 को कहते हैं मिथाइल, ये क्लोरीन लगा, बन गया मिथाइल क्लोराइड। समझ में आ गया। इस तरीके से चारों H हटा सकते हो, चारों H हटा सकते हो और 4 Cl लगा सकते हो। तो इस तरीके से चारों H हट जाएंगे और 4 Cl लग जाएंगे, तो इसका नाम क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बन गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगर हम आपसे पूछे इसका IUPAC नेम बताओ तो बच्चों कितने कार्बन है, एक कार्बन। एक कार्बन को क्या कहते हैं, सबको पता है मीथेन कहते हैं, बोलो मेथ कहते हैं। और एक हो गया। अब एक नंबर पे क्लोरीन कितने लगे बच्चों, 4, तो इसलिए हम 4 बार 1 लिखेंगे, 1 1 1 1 और 4 को मतलब टेट्रा। क्लोरीन को सफिक्स के रूप में क्लोरो लिखते हैं, 1 1 1 1 टेट्रा क्लोरोमेथेन, इसका IUPAC नेम हो गया। और वैसे इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं हम लोग। लेकिन IUPAC में क्या पढ़ेंगे, जब कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है जिस नंबर पे उसको लिखा जाता है नंबर को। अब नंबर को 4 बार क्यों लिखेंगे, इसलिए 4 बार लिखेंगे, क्लोरीन 4 बार लगा है, 4 लगी है सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 1 1 1 टेट्रा माने 4, टेट्रा क्लोरो मेथेन एक कार्बन है। समझ में आ गया, ये IUPAC नेम हो गया। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या है, इसका कॉमन नेम है। तो इस तरीके से कौन सी रिएक्शन हुई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। कौन सी रिएक्शन, H हटके Cl लग गया, दिस इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्केन की सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन, ये पता है क्या बेटा, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब होता है क्लोरीन लग गया है। हेलोजिनेशन, हेलोजन जानते हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, तो क्लोरीन लग गया, H हट गया, Cl लग गया, क्लोरीनेशन कहलाएगा। ये क्लोरीनेशन की प्रॉपर्टी आपकी होगी सब्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, तो इसमें आपका प्रॉपर्टी आएगी कंबस्शन। मेथेन का कंबस्शन कराइए। कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, सबको पता है। जब आग नहीं जल रही होती तो उसमें हम ऑक्सीजन देने की कोशिश करते हैं, एयर डालते हैं, तो एयर सब की सप्लाई अच्छी होती तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी तो कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो मेथेन का कंबस्शन कराओगे तो कार्बन से CO2 बनेगा, सबको पता है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, प्लस हीट मिलेगी इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। तो कहीं ना कहीं मेथेन का कंबस्शन कराओ। कार्बन की यहाँ पर चार्ज कितना है, यहाँ से कार्बन का चार्ज निकाले, माना कार्बन पे X है, 4 इंटू हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है। इस तरीके से कार्बन पे यहाँ पर -4 आएगा। क्यों आएगा -4, वो भी समझ लीजिए। आपने टॉपिक पढ़ा हुआ लास्ट चैप्टर में 5th यूनिट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की 2.5 होती, हाइड्रोजन की 2.1 होती, तो दबंग कौन है, कार्बन। कार्बन इलेक्ट्रॉन सहयोग के खींच लेगा, तो कार्बन पे 4 इलेक्ट्रॉन खींच लिया, हाइड्रोजन के तो -4 चार्ज आ गया, -4 आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ कार्बन पे चार्ज कितना है, 2 2 4, यहाँ +4 है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है, तो इसलिए यहाँ पर कार्बन पे चार्ज
देखो -4 से +4 ऑक्सीडेशन हो गया। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एयर से क्या प्राप्त हो रही है? ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाइड्रोजन से मतलब नहीं, हाइड्रोजन तो यहाँ प्लस बने, यहाँ भी प्लस बने, लेकिन कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है ये ऑक्सीजन देख करके। तो याद रखना, जब भी कंबस्शन होगा कार्बन CO2 बदल जाएगी, हाइड्रोजन H2 में बदल जाएगी, प्लस हीट प्राप्त होगी। तो ये रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन? बैलेंस कर लीजिए। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं? देखो 2 और 2 4, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो गई है। और आपने देखा कंबस्शन रिएक्शन बड़ी फेमस रिएक्शन है, पूछी जाती है। जब भी हाइड्रोकार्बन हो उसका कंबस्शन कराओगे तो कार्बन से CO2 बनेगा, हाइड्रोजन से H2 बनेगा, प्लस हीट मिलेगी, बाद में बैलेंस कर देना। तो इस तरीके से ये आपकी कंबस्शन रिएक्शन हो गई। अब बात करते हैं कंबस्शन के बाद। नेक्स्ट देखिएगा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट आपकी इसमें क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं एस्टेरिफिकेशन की, तो एस्टेरिफिकेशन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन जो होता है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे तैयार कर लेना। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है? एस्टर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर या एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। तो एस्टेरिफिकेशन में सबसे पहले समझना बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एसिड। बच्चों देखिए CH3COOH, ये बच्चों आपका एसिटिक एसिड है, इसे हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। लेकिन जब हम इसमें बात करते हैं कि इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बच्चों बताओ? इसमें फंक्शनल ग्रुप आपका है एथेनोइक एसिड। क्या है? एथेनोइक एसिड। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COOH। COOH में क्या होता है? जब COOH होता है उसका सफिक्स होता है बच्चों ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। कितने कार्बन है? गिनो, 2 कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पहले काउंट किया जाता है, ये दूसरा कार्बन है। 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसे कहेंगे एथेन, प्लस इसका सफिक्स क्या होता है? COOH का ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया IUPAC, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। ओके, और बात करते हैं जब हमने एसिड लिया, इसे बेटा पता क्या कहते हैं? COOH को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं बच्चों? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें COOH से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब हम बात करते हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH। तो C2H5OH को हम क्या कहते हैं? एथाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं? एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या होता है? देखिए ध्यान से, कितने कार्बन है इसमें? इसकी स्ट्रक्चर ओपन करके देखिए, CH3 और CH2OH। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर CH3 CH2OH है। अगर आप ध्यान से देखें कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। OH को कहते हैं, जब कार्बन से OH जुड़ा होता है उसे हम अल्कोहल कहते हैं। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसे हम अल्कोहल कहते हैं। और जहाँ COOH होता है उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। नंबरिंग करें, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, इतने कहते हैं C2H5 को एथिल। अब यहाँ पे देखो, एक कार्बन फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा है, इस कार्बन पे नंबरिंग करेंगे, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े, इसे एथेन कहेंगे। सफिक्स क्या होता है अल्कोहल का? ऑल होता है। तो ऑल, इसका नाम हो गया IUPAC नेम एथेनॉल हो गया। क्या हो गया? एथेनॉल। क्या हो गया? एथेन प्लस ऑल बराबर एथेनॉल। अब सुनो, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? ईस्टर। कैसे बनेगा बेटा? क्या होता है समझना ध्यान से, इसका H और इसका OH गायब करना, और ये रिएक्शन एस्टर की प्रेजेंस में होती है। एस्टर सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं थोड़ा सा। क्यों डालते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकालेगा, तो इसका H और इसका OH गायब हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। क्या बनेगा? CH3COO। अब देखिए ये पीछे वाला हिस्सा OH से जुड़ जाएगा, OC2H5। ध्यान से देखिए, CH3COO C2H5। होता है एसिड और COO एल्किल ग्रुप लगा दो तो ईस्टर कहलाता है। तो ये लगा एल्किल ग्रुप, इसका नाम एल्किल ग्रुप का है इथाइल, इसका नाम एसीटेट, तो इथाइल एसीटेट बन गया। इथाइल एसीटेट एक ईस्टर होता है। क्या होता है? ईस्टर। ये इथाइल एसीटेट बन गया। क्या बन गया? इथाइल एसीटेट।
और इसका आईयूपीएसी नाम बताते हैं। एसिड में लगाते हैं वही एसिड, और ईस्टर में, ईस्टर है ये, ईस्टर में OH लगता है, समझना। इसमें नंबरिंग करो, इधर बीच में ऑक्सीजन है, इधर से नंबरिंग होगी 1 2, तो ये हो गया एथेन, सबको पता है। एथेन में OH जोड़ेंगे, एथेनोएट हो जाएगा, इसका प्रीफिक्स जोड़ेंगे इथाइल एथेनोएट, इथाइल एथेनोएट इसका आईयूपीएसी नेम हो गया ईस्टर का, इथाइल एथेनोएट। और वैसे हम इसे बोल इथाइल ये हो गया, इसकी नंबरिंग हो नहीं पाएगी, बीच में ऑक्सीजन है, इथाइल, इसकी नंबरिंग वही एथेन प्लस ओएट, एथेनोएट, तो इथाइल एथेनोएट। और वैसे नाम क्या है, इथाइल एसीटेट। तो इस तरीके से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की कुछ बातें हमने आपको बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और मिलेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ। थैंक यू वेरी मच।